नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलावर्ग में। और अपनी लास्ट वीडियो में हमने मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ा था, उसका ये पार्ट 2 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसको हम फिर से देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में है अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार करने का अधिकार। मतलब अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि आप अपने अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में है संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाली संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। आप धार्मिक कार्य करने के लिए और जिसमें परोपकारी मतलब दूसरों के उपकार करने वाले काम होते हैं, ऐसे संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 27 सभी धर्मों की समानता। धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब जो धार्मिक संस्थान खोले जाते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है, गुरुद्वारे हैं, ये खोले जाएंगे। इनके लिए जो चंदा मांगा जाता है, कर मांगा जाता है, कोई अपनी इच्छा से देते हैं, ठीक है, आप उनसे मांगने जाओगे, लेकिन किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको देना ही देना है, ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन आप मांग सकते हो, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। मतलब केवल कुछ शिक्षण संस्थानों में, सभी संस्थानों में नहीं। अब यहाँ पे संस्थानों की बात हो जाएगी दो तरीके की, एक तो गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरे होते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में भी स्पेशली जो मदरसे वाले होते हैं, जैसे मदरसे होते हैं जहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, स्पेशली पर्टिकुलर किसी धर्म के द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थान, इन दो की बात हो रही है। अनुच्छेद जो 28 है उसमें है जो धार्मिक शिक्षण संस्थान होंगे उनमें आप अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हो, ठीक है, और वहाँ पर बच्चे अपनी पूजा वगैरह भी जो उनको करना है अपने तरीके से वो कर सकते हैं, उसके बाद उसमें उपस्थित भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा है अनुच्छेद 28(1), इसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थान ऐसे विद्यालय जो सरकार द्वारा खोले गए हैं, ठीक है, दो तरीके के। अब देखो, आप लोग मदरसे में भी पढ़ने जाते हो, पहले जाते हो ना, जब छोटे होते हो या अपनी उर्दू भाषा वो सब सीखने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको अपनी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, केवल सभी धर्मों के बारे में आपकी बुक में दिया होता है, तो उनको उनकी नॉलेज दी जाती है, जानना ज़रूरी है, ठीक है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, इसीलिए सिर्फ नॉलेज दी जाती है। पर्टिकुलर आपसे कोई पूजा पाठ नहीं करवाया जाता है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं कराया जाता कि आपको कैसे पूजा करनी, क्या करनी, ये सब नहीं बताया जाता है। यहाँ पर सिर्फ धर्म की नॉलेज दी जाती है, ठीक है। किसी बच्चे को लग रहा होगा कि धार्मिक शिक्षा तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो सिर्फ धर्म की शिक्षा है, इसमें धर्म के बारे में आपको जानना जरूरी है, सभी के बारे में बताया गया है। लेकिन ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी स्पेशल धर्म के बारे में आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लियर है सबको? इसके बाद है अनुच्छेद 29 व 28, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। पेपर में कैसे पूछा गया? अल्पसंख्यकों से संबंधित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है, ठीक है। अब देखो, इसमें यह है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। सबकी अपनी भाषा होती है अलग अलग, अपने जो उनकी संस्कृति होती है और लिपि होती है, लिखने की जो अलग अलग शैली होती है ना आपकी लिखने की लिपि, जैसे उर्दू,
हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि। ठीक है, इस तरीके से सबकी अपनी अपनी लिपि है, तो इनको आप सुरक्षित रख सकते हो। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि अपनी भाषा को बदलो। ठीक है, तो अपनी भाषा लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इसके अंदर भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार। अल्पसंख्यक जो भी है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, वो अपने शिक्षण संस्थानों को चला सकते हैं। दो वर्ड आते हैं, एक अल्पसंख्यक, एक बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है और बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो यही है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। और अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 30 आएगा इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा अगला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इससे पहले अनुच्छेद 31 था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था, वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब देखो, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को, कौन से अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है संविधान का हृदय और आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और किसने कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करता है जिन्हें रिट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट, इंग्लिश में रिट और हिंदी में कहा जाता है लेख, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, दूसरी परमादेश, तीसरी है निषेध आदेश और चौथी अधिकार परीक्षा, 5वीं उत्प्रेषण रिट या उत्प्रेषण लेख है। ये पांचों याद रखने हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है 6 नंबर में पूछा जाता है। और अभी तक एक नंबर में अगर पूछे गए हैं तो एक नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उससे पहले हम जान लेते हैं जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करेगा, उच्च न्यायालय। तो जब भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपको निचली अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। किसके लिए? केवल संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए। ठीक है, मतलब अपने जो अनुच्छेद 32 है उसके लिए जा सकते हैं हम डायरेक्ट न्यायालय में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। आपसे कोई ये नहीं कहेगा वहाँ पे कि पहले आप निचली अदालतों में क्यों नहीं गए, अधीनस्थ न्यायालय में क्यों नहीं गए, जिला में क्यों नहीं गए। लेकिन बाकी का प्रोसीजर यही होता है। बाकी के लिए आपको पहले अधीनस्थ में, फिर जिला में, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। पहले निचले में और फिर ऊपरी अदालतों में जाया जाता है। लेकिन ये अधिकार ऐसा है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो अनुच्छेद 32 के तहत 32 जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अगर हाई कोर्ट जाते हो तो अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, सपोर्ट में दिया हुआ नहीं है। चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें 5 प्रकार के लेख हैं, रिट है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसका मतलब होता है शरीर को उपस्थित करो। 1 नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण
का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ होता है शरीर को उपस्थित करो। दूसरा है परमादेश। देखो इसका मतलब है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, इसमें यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना जरूरी है। ये टाइम याद रखना है, 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये वर्ड्स याद रखने हैं, जो मैं इनके अर्थ बता रही हूँ ये याद रखने हैं। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसमें क्या है, कोई अधिकारी, ये कब किया जाता है? जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में है, इसका मतलब होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। यदि कोई अधिकारी या संस्था ऐसा काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो और इससे किसी के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध लेख जारी करता है। चलो नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद को धारण कर लेता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो या वह उस पद के योग्य ना हो, तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग कर सकते हैं। मतलब जिसके वो लायक ना हो, जिसके लिए क्वालिफिकेशन उसके अंदर ना हो और उसने उस पद को धारण कर रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप प्रार्थना पत्र देकर मांग कर सकते हैं। ठीक है, कि ये गलत पद को इन्होंने धारण कर रखा है, तो इनसे पूछा जाए कि किस अधिकार से इन्होंने इस पद को धारण किया है। अगला है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है पूरी तरह से सूचित करो। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। उच्च न्यायालय निचली अदालतों में चल रहे मुकदमे का रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकते हैं। अब देखो उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके अंडर में जितने भी छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, निचली जो अदालतें होती हैं, उसके अंदर कोई भी मुकदमा चल रहा होता है तो उसको वो अपने पास मंगवा सकते हैं। ये उनका अधिकार है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकते हैं। तो ये है आपका उत्प्रेषण लेख। अब हमने पांचों रिट अपनी पढ़ ली है, पांचों लेख पढ़ लिए हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, प्रजा मतलब लोग। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार हैं। देखें इनके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले है गरिमा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार। बुनियादी शिक्षा कौन सी होती है? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी, जो आपकी बुनियाद बनाती है। ठीक है, बुनियाद मतलब क्या होता है? बुनियाद, नींव। घर बनाने में जमीन नीचे से खोद के ईंटें लगानी शुरू की जाती है ना, और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की ईंटें कहाँ से लगाई जाती है? प्राइमरी से, नर्सरी से। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या है? बुनियादी शिक्षा। यहाँ पर अधिकार है। हमारे यहाँ है क्या? प्राथमिक। क्यों नहीं है? बताए नहीं थे अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार बन गया 21A में। मना कर रहे हो, गर्दन हिला रहे हो। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो
कौन से देश में दिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व मैंने पहले भी बताया है कि ये सरकार के लिए है, नागरिकों के लिए नहीं है। जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर ये लागू नहीं होते, सरकार इनको लागू नहीं करती है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। हम केवल उनसे आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है, करे। प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें आती हैं। देखिए, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। देखो, जैसे कि हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन, मौलिक अधिकार हमने सारे पढ़ लिए, लेकिन ये मौलिक अधिकारों में कहीं भी नहीं आया है, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का काम सरकार का है। ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं दिया गया, हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, ये सारे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इनका क्या उद्देश्य है? लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण करना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोगों का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कल्याण करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ठीक है। कोई गरीब है तो वो थोड़े से अच्छे लेवल में आ जाए, ये इनका उद्देश्य है। संसाधनों का समान वितरण, ऐसा ना हो जो उत्पादन के साधन है उस पर कुछ ही वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाए, मतलब वो कुछ ही लोगों के हाथों में चला जाए, बल्कि उसका समान वितरण, बराबर उसकी बराबरी करना, बराबर बांटना उसको। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों को डिटेल में देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये 36 में क्या, अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 37 में दिया गया है कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी की बात की गई है कि ये समाज के कल्याण के लिए है। अनुच्छेद 39 में इसके 6 प्रकार बताए गए हैं। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये 40 में है। नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 40 में। 41 में है काम का अधिकार। 42 में काम को न्यायसंगत, न्यायसंगत मतलब बराबर बनाने का अधिकार है। 43 में है कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, जो भी काम करने वाले हैं उनको कम से कम मजदूरी। और इससे पहले वाला जो था न्यायसंगत, मतलब इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, सबके लिए एक जैसा कानून की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 46 में दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। 45 अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में है SC और ST की बात की गई है। 47 में पोषण आहार। 48 में है कृषि एवं पशुपालन और गोवध पर रोक, मतलब गाय की हत्या पर, पशुओं की हत्या पर रोक। 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण।
राष्ट्रीय स्मारक कौन कौन से, जैसे कि हमारा लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये सब राष्ट्रीय स्मारक है। इनका संरक्षण की बात, इनकी देखभाल हमें करनी है, इनको खराब नहीं करना है। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये पृथक पृथक काम करेंगे, न्यायपालिका के ऊपर किसी का भी कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा, कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का में दी गई है और इसके अंतर्गत नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या क्या है? पहला, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान इनका सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, जिसके अंतर्गत हम किसी दूसरे देश की बिना प्रेशर किए, मतलब कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर अपने देश के लिए निर्णय लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो बिना दबाव के अपने देश के लिए हित में हम निर्णय ले सकते हैं। और एकता, यूनिटी बनाए रखना, और अखंडता, भारत को टूटने से बचना, इसकी रक्षा करना। नेक्स्ट है राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने देश की सेवा के लिए हमें तैयार रहना है। नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। हमारा देश बहुत सारी संस्कृतियों का देश है, धर्मों और संस्कृति का और भाषाओं का, तो इसको बना के रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और उसकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की संभावना का विकास। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जितनी भी गतिविधियां की जाती है उसको उत्कर्ष करें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 2002 में जोड़ा गया था, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वां संविधान संशोधन है। इसके बाद मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सकारात्मक होते हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक होते हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ मिलकर ही काम करते हैं या दोनों को जब एक साथ लागू किया जाता है तभी व्यक्ति के अधिकारों को ठीक प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और नीति निर्देशक तत्वों का संबंध समाज से है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अभी लागू नहीं किया गया है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो ये थे हमारे
हमारा जो चैप्टर है मौलिक अधिकार यहाँ कंप्लीट होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यदि आपको कोई बिंदु या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है या कोई वर्ड भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो वर्ड या अपनी जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, या आप किसी स्पेशल पॉइंट पर टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और देखते रहिए अपना चैनल कलावर्क और कर दीजिए अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।